लिमिट का कंसेप्ट तो हमने डिस्कस किया है, डेरिवेटिव अभी भी बाकी है, ठीक है, दे बी टेकिंग इट। पहले आज चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। थ्री two three classes will be needed and we'll be having a detailed discussion of a straight line. We'll be covering it and then whatever with the left out derivative complex number अच्छे से समझ में नहीं आया, मैं ठीक से अब फिर से समझाऊँ, ठीक है। See, you two are there over here. So अगर कुछ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे ही बता सकते हो, राइट? Yes, Ali and Alina. Yes, ma'am. You could have told me that complex number is not that clear to you. जब हम डिस्कस कर रहे थे तब समझ में आ रहा था अभी। Yes, ma'am. ये इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आता क्योंकि ऑल ऑफ सडन हमें एकदम कंप्लीटली न्यू इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर यू ऑलरेडी नो, इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं, अंडर रूट माइनस वन को इमेजिनरी बोल देते हैं, तो बहुत स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहता है। I'll be explaining in detail with the basics. Okay. Today we are going to start the straight lines. Let's start the discussion. तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में पहले पढ़ा था क्लास 9 में, एकदम से बेसिक ही पढ़ा था कि कैसे किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, लाइक जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन है तो कैसे किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, ओके, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ये क्लास 9 में पढ़ा था। सॉल्यूशंस किसे कहते हैं, तो लाइंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशंस कहलाते हैं, राइट राइट। Yes, ma'am. ओके, तो ये तो था बेसिक। उसके बाद क्लास 10 में ये पढ़ा कि क्लास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, अगर हमारे पास एक पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट अगर कुछ ऐसा दिखता है और हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है क्यू जिसका कोऑर्डिनेट अगर मान लो कुछ ऐसा दिखता है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 10 में, राइट? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यस और नो? Yes, ma'am. और इसके साथ क्या पढ़ा था, इसके साथ ये भी हमने तुमने सीखा होगा कि अगर हमारे पास एक लाइन है, अगर हमारे पास अगर हमारे पास एक लाइन है जिसमें लाइन इज पी क्यू, ठीक है, पी क्यू, जहाँ हमें पी का सपोज कोऑर्डिनेट पता है a कॉमा बी और x1 कॉमा y1 जो भी बोल सकते हैं, q का कोऑर्डिनेट हमें पता है x2 y2, तो एक पॉइंट और हमें ये भी पता है कि p एंड q के लाइक इन बिटवीन p एंड q देयर इज अ पॉइंट m। नाउ ये जो पॉइंट m है ये p और q के एग्जैक्टली मिडिल में लाई कर रहा है या नहीं हमें नहीं पता, कहीं भी एक पॉइंट m है जो कि इस लाइन PQ को कैसे डिवाइड कर रहा है, 2:1 या फिर m:n में डिवाइड कर रहा है, इस रेशियो में डिवाइड कर, तो PQ का ये जो पॉइंट m है, m इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने का एक मेथड पड़ा। इफ अ पॉइंट इज if a point is if a point m is dividing a line PQ in ratio m:n internally, then coordinate of m will be, what will be the coordinate of m? Who will say? Or you can say m1, m2, whatever you want, you can take it.
Can you recall we used to take m2x1 plus m1 like m1x2 plus m2x1 by m1 plus m2. ये जो पॉइंट m है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा m1x2 plus m2x1 by m1 plus m2. क्या ये रूल क्लास 10 में पढ़ा था आया ना? Yes, ma'am. Similarly m1y2 plus m2y1 by m1 plus m2. अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें तो हमें क्या पता चल जाएगा? ये जो पॉइंट m है इसका कोऑर्डिनेट पता चलेगा। क्या क्या हमें ऑलरेडी पता है? एक स्ट्रेट लाइन PQ है, उसे पॉइंट m है जो किसी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं और हमें रेशियो भी पता है यहाँ पे 2:1 3:4 whatever रेशियो भी पता है, तो हम m का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास एक फॉर्मूला है। डू यू नो दैट अलीना? Yes, ma'am. अलीना नाउ एक मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने का भी मेथड तुमने सीखा होगा। अगर हमारे पास पॉइंट PQ है जिसका x1 y1 कोऑर्डिनेट है और जो अगेन इफ वी आर अज्यूमिंग x2 y2, तो इनका एग्जैक्टली मिड पॉइंट लेट्स से r इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला था जो कि x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 था। आया ना? Yes, यू ma'am. रिकॉल दिस ऑल द फॉर्मूलाज? ये सारे कंसेप्ट कहाँ पे पढ़े थे? क्लास 10 में। अब यहाँ से क्या सीखेंगे? लेट मी टेक इट। एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी पढ़ा था, अभी तो सिलेबस से रिमूव करना है। Was it there when you have given the exam? Area of the triangle when coordinates are known. If you are having a triangle where the coordinate of the vertex are known, ABC, do you know? Now it's not there in the syllabus. It's for class 10. Here we'll be discussing Ali and Alina. Area, just let's keep it aside. Okay, when needed, I'll be showing it to you. Here we will discuss that अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस, अगर हमारे पास ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस है और अगर हमारे पास एक लाइन है यहाँ जो कुछ ऐसा दिखता है, तो इस लाइन का स्लोप की बात करेंगे, स्लोप की। ओके, नाउ व्हाट डज दैट मीन? व्हाट इज स्लोप? स्लोप मीन्स ये जो लाइन है ये x एक्सिस के साथ, ये जो पॉजिटिव x एक्सिस है, ओके, इसके साथ क्या एंगल क्रिएट कर रहा है, दैट्स कॉल्ड स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है? ये जो लाइन है इसका इंक्लिनेशन कितना है? क्या ये लाइन ऐसे ऐसे कुछ इंक्लाइन कर रहा है या फिर कुछ ऐसा इंक्लिनेशन बन रहा है या फिर कुछ ऐसा इंक्लिनेशन बन रहा है, इसे कहते हैं स्लोप। ओके, जब ध्यान से देखो मैंने 3 लाइंस ड्रॉ किए, पर्पल वन, नेक्स्ट इज ब्लैक वन, नेक्स्ट इज रेड। ओके, ऐसे लाइंस के स्लोप की हम बात करें। स्लोप का मतलब क्या है? जैसे ही हम ये टर्मिनोलॉजी स्लोप बोल रहे हैं, इसका मतलब है लाइन का एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन क्या है। ओके, बेसिकली ये जो लाइन है हमारा, ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ऑफ कोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल क्रिएट कर रहा है, इसे कहते हैं स्लोप। ओके, एंड स्लोप को हम एक अल्फाबेट यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये लाइन पूरा एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, मतलब अगर ये लाइन हमारा ऐसा कुछ एक्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस रहेगा, तो इसका स्लोप क्या है?
ये एक्स एक्सिस के साथ तो 0 डिग्री क्रिएट कर रहा है, तो इसका स्लोप क्या होगा, 0। फिर थोड़ा सा लाइन होगा स्लोप, we can represent it with angle also, we can represent it with fraction also. Okay, there is a formula for finding the slope also. Okay, so the when the line is horizontal line, slope is 0. When the line is like this, there will be slope. When the line is like this, there will be slope which is more than the previous one. Okay, when the red color line is having the slope greater than this black and this purple one. क्या हम समझ पा रहे हैं कि ये जो रेड कलर लाइन है कि इसका स्लोप, ये दोनों जो लाइन है ब्लैक वन एंड द पर्पल वन, इन दोनों से ज्यादा होगा, आया ना, क्योंकि हम स्लोप का मतलब क्या होता है, इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर ये हमारा लाइन ऐसे जस्ट मूव करते रहा और अलोंग द वाई एक्सिस अगर हमारा कोई ग्राफ है जिससे हमने ड्रॉ किया और वो अलोंग द वाई एक्सिस आता है, अब उसका स्लोप क्या होगा, तो उसका स्लोप अनडिफाइंड होगा। ओके, वी रिप्रेजेंट स्लोप विद द स्मॉल लेटर एम। एम का मतलब हम tan थीटा भी लेते हैं एम के बदले में, और स्लोप फाइंड करने का एक फॉर्मूला भी होता है जो कि y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 है। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 ये सब क्या है, ये सब अगर हमारा एक पॉइंट एक लाइन है, अगर हमारे पास एक लाइन है जो 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट्स जिससे पास कर रहे हैं, एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, अगर हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड करना हो तो हमारे पास एक स्लोप का फॉर्मूला है, दैट इज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो ऐसे भी स्लोप को फाइंड करते हैं, ये भी स्लोप है जिसे फ्रैक्शन में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो। इस इस लाइन के ऊपर कितने सारे पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है। ओके, सो मेनी पॉइंट्स आर देयर, सो मेनी पॉइंट्स आर देयर, हमें जस्ट कोई भी 2 पॉइंट्स चाहिए और हम स्लोप फाइंड करना इस फॉर्मूले से। या फिर स्लोप को एंगल के टर्म में भी लिखते हैं, क्योंकि स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन होता है, तो स्लोप को हम एंगल के टर्म में भी लिखते हैं, एम इज ऑल्सो टैन थीटा। तो ये दो हमारे पास फॉर्मूला है जो हमें हेल्प करेगा स्लोप फाइंड करने में। आ रहा है समझ में? जब एक्स एक्सिस के अलोंग लाइन होता है तो उसका स्लोप 0 होता है, जब वाई एक्सिस के अलोंग होगा लाइन तो उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप होगा अनडिफाइंड। वाई अनडिफाइंड, बिकॉज मैं कह रही हूँ कि स्लोप को tan थीटा से भी फाइंड करते हैं, यहाँ भी थीटा वैल्यू पुट करके हम m फाइंड कर पाएंगे। m का मतलब क्या है, स्लोप। तो अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो tan 0 का क्या वैल्यू होता है, 0, राइट। और अगर थीटा 90 डिग्री होगा, मतलब कि अगर हमारा लाइन वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो फिर स्लोप क्या होगा, अगर लाइन कुछ ऐसा दिखता है जो वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है, मतलब 90 डिग्री, स्लोप का मतलब जब जैसे ही मैंने ये डिस्कशन स्टार्ट किया मैंने क्या बोला, स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन, किसके साथ इंक्लिनेशन, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन। सो ये जो ग्रीन कलर वाला लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री क्रिएट कर, तो अगर हम ये इस फॉर्मूले में पुट करें tan 90 का वैल्यू क्या होता है, अलियन अलीना, tan 90 का वैल्यू क्या होता है, 1. टेल मी, इज इट 1? tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यस टेल मी, tan 90 tan 45, Tan 45 is 1. tan 45 Ma'am, is Undefined. tan, ma'am, tan 90 is yes, undefined. tan 90 is undefined। Okay, tan 90 is undefined,
इसीलिए जब भी हमारा लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग रहता है स्लोप जीरो, थोड़ा सा लाइन कुछ ऐसा इंक्लाइन दिखा स्लोप जीरो से ऑफ कोर्स बड़ा होगा, थोड़ा लाइन और ऐसा हुआ और ज्यादा स्लोप होगा, और ऐसे हुआ और ज्यादा स्लोप होगा पहले के कंपैरेटिवली, और ऐसे हुआ और ज्यादा स्लोप होगा। तो जैसे स्ट्रेट लाइन हो जाता है, वर्टिकल लाइन हो जाता है, हम कहते हैं स्लोप अनडिफाइंड। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है, वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होता है, जिससे हम कहीं कहीं मैथ्स में देखेंगे कि उसे इंफिनिटी भी कहते हैं, कि वर्टिकल लाइन का स्लोप इंफिनिटी कभी कभी हम कहते हैं, बट अभी के लिए इट्स अनडिफाइंड। गेटिंग इट? Yes, ma'am. ओके, तो इसे कहते हैं स्लोप। Yes, Ali. First, you tell me. Now only my team has informed that you are having confusion in complex number. That I already know. We had the discussion. So they told me that I can clear your doubts after 10:30. So yeah, specifically, can you tell me where exactly you are facing problem? I'll be taking it after 10:30. कॉम्प्लेक्स नंबर में कहाँ पे प्रॉब्लम है? Ma'am, may no long answer questions. जहाँ पे बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन करने पड़ रहे? हाँ मैम. ठीक है। So this is undefined. When theta is 90 degree, the slope is undefined. When theta is 0 degree, the slope is 0. This much we had the discussion. Now, when two lines are parallel with each other, okay, when two lines are parallel with each other, their slope will be same. Okay, when you are having a graph like this and another graph which is parallel to this line, in this two slope will be same. क्यों हम कह रहे हैं कि स्लोप सेम होगा? तो थोड़ा सा बेसिक देख लो कि हम ये कहने की कोशिश करें ये जो एंगल है, ये जो एंगल है सेम होगा तब जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो। तो हाँ, ये तो सेम होना ही चाहिए जब भी हमारे पास दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है। ओके, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों तो करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है, हाँ या ना? इज इट करस्पॉन्डिंग एंगल? अली एंड Yes, अलीना, ma'am. जो एंगल सेम प्लेस पे बनते हैं उसे करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, राइट? राइट, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो, ये जो एंगल है इस लाइन से ट्रांसवर्सल के साथ नीचे की तरफ बन रहा है, और यहाँ भी ये जो एंगल है ट्रांसवर्सल के साथ नीचे की तरफ बन रहा है। ऐसे दो एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। क्लास 9 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, तो मैं अभी ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल वहां से ये आया कंसेप्ट, बट द कंसेप्ट इज व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल with each other then their slope will be same. Okay? Therefore the slope, suppose this line is having the slope m1 and this line is having the slope m2, इन दोनों का स्लोप सेम होगा। क्यों स्लोप सेम होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल क्योंकि क्रिएट कर रहे हैं, वहां से ही ये कंसेप्ट आता है। हमें बस क्वेश्चंस में ये याद रखना होगा कि जब भी दो लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप आपस में सेम होगा। अभी अभी मैंने बताया स्लोप फाइंड करने का एक फॉर्मूला, दैट y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहाँ से हम स्लोप फाइंड करते हैं अगर हमें लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट मिल जाए तो। सी, ध्यान से देखो अली एंड अलीना, इस ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है m इज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, कंफ्यूज मत होना। अगर m इज इक्वल्स टू कभी हम y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 भी करेंगे तो एक ही बात है, हाँ या ना?
Yes, हाँ ma'am. मैम। ओके, तो कंफ्यूज मत हो ना कि पहले किसको ले। पहले y2 को अगर न्यूमरेटर में रखेंगे तो डेनोमिनेटर में x2 को पहले रखेंगे, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। ओके, या फिर y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, ये दोनों ही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं स्लोप फाइंड करने के लिए। अगर बुक में बेसिकली मैंने ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में किया है ये फॉर्मूला ही यूज करेंगे, बट अगर कहीं बुक में ये फॉर्मूला देख लेना तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों सेम फॉर्मूला है। ओके, स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, या फिर अगर एंगल के टर्म में क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ तो स्लोप हम tan थीटा से भी फाइंड कर सकते हैं। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then product of their slopes will be -1। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी, अगर हमारा कार्टेशियन प्लेन ऐसा है और दो लाइन कुछ ऐसे दिख रहे हो जो कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं, ओके, तो इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1। ओके, या फिर इसे हम ऐसे भी क्वेश्चंस में यूज करते हैं कि अगर हमें m1 पता है, अगर अगर कोई हमें आके बोले कि m1 2/5 है, तो m2 हम डायरेक्टली बोलेंगे m2 विल बी like from here only we can say m2 is nothing but -1 by m1, that means -5/2। getting it, जो 2/5 है उसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया और एक माइनस साइन दिया। ये कहाँ से मिला, ये यहीं से मिला, आया ना अली एंड अलीना। यस मैम। ओके, तो जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो स्लोप हम कुछ ऐसे फाइंड करते हैं। अभी तक हमने थ्री थ्री फॉर्मूलाज डिस्कस किया है। स्लोप होता क्या है, स्लोप फाइंड कैसे करते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ओके, और वी कैन फाइंड mx इक्वल्स टू tan थीटा। नेक्स्ट वन इज when two lines are parallel with each other, slopes will be same. When two lines are perpendicular with each other, the product of the slope will be negative। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम क्वेश्चंस में ये फॉर्मूलाज को कैसे यूज करें, वो हमें सीखना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलो यूज करते हैं ये सारे फॉर्मूलाज को क्वेश्चंस में। Can you open your book, Ali and Alina, NCRT? Do you have NCRT in front of you? Yes, मैम Is मैं it ma'am. नोट। there? Okay. Is it chapter 9, right? Straight line is chapter 9, right? Yes, ma'am. Okay. 3 exercises are there. Please check it. Three exercises are there. Yes, ma'am. So let's discuss the question. I am having the new version of NCRT, but still I wanted to recheck. Okay. तो अब तक तुमने जो भी सीखा है क्लास 9 में, क्लास 10 में, क्लास 11 में, ये सारे कंसेप्ट्स अब हम यूज करने वाले हैं। ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल इन अ कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4,5, 0,7, 5, -5। अली, आई बी टेकिंग योर डाउट। ओके, मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगी कॉम्प्लेक्स नंबर के और तब हम लोग डिस्कस करेंगे। आई थिंक अलीना को भी डिस्कस करना है
कॉम्प्लेक्स नंबर के ये जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टक कर जाते हैं. I'll be selecting the question, we'll be discussing it. Is it okay if I am keeping it aside for a while today? Yes, ma'am. चलो ध्यान से देखते हैं कि इस क्वेश्चन में फाइंड हमें करना है. Draw quadrilateral if the Cartesian plane whose vertices are this. चलो ड्रॉ करते हैं क्विकली. एक हमारा कोऑर्डिनेट क्या है -4,5, मतलब x is -4 and y is 5. So somewhere if I am taking -4 here and if I am taking 5 here, so कुछ यहाँ पे right. Okay, let me write it, otherwise it would create confusion if I do not write anything. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4. Let's do it. तो ये -4,5 है. दूसरा क्या है 0,7, मतलब x is 0, 1, y is 7, 6, 7. Here. Next is here. First is here. Next is here. Next is 5, -5. मतलब x is 5 and y is -5. X is 5 and y is -5. Next is -4, -2. X is -4 and y is -2. Somewhere here. Any confusion? Ali and Alina. No, ma'am. फटाफट इन चारों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये क्लास 9 का कंसेप्ट है. पॉइंट को लोकेट करना, पॉइंट को फिगर ड्रॉ करना. दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. क्या फाइंड करना है? इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना. ठीक है. फर्स्ट we will be checking which quadrilateral is this. Just a second. First we will be checking which quadrilateral is this. मैं यहाँ पे प्लॉट कर रही हूँ तो एक्यूरेट मुझे समझ में नहीं आया. Okay, which quadrilateral is this? It looks like, is it a trapezium? No. Okay, let me check. Are you having centimeter scale? Just a moment. Let me check which quadrilateral will be getting. I need to check exact figure. Are you getting me? Why this figure is not correct? Are you getting it? Why this figure is not correct? क्योंकि मैंने जो 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस रखा है, 1 से 2 के बीच का, 2 से 3 के बीच का, ये जो मैंने यहाँ पे डिस्टेंसेस लिया है ये सेम नहीं है. तो ये जो हमें क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे मिला है ये क्या है? एक रफ स्केच है. आ रहा है समझ में अली एंड अलीना? Yes, ma'am. कि अगर हम एक्यूरेटली ड्रॉ किए होते तो हमें एक एक्यूरेट फिगर दिखता है यहाँ. Okay, let me check it in software that what will be the accurate figure. I am just drawing it over here, that accurate figure. Yeah, this is how it looks like. The way I have drawn, it looks like that only. Okay, fine. Okay, ये जो quadrilateral हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये हमें अभी तक तो कोई भी फिगर जैसा नहीं दिख रहा है. ओके, ना ही ट्रेपेजियम, ना ही पैरेललोग्राम, ना ही रेक्टेंगल, ताकि हम डायरेक्ट उस क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला यूज कर ले एरिया फाइंड करने के लिए. आया ना?
ओके, तो हम क्या करेंगे, हम एक टेक्निक यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये अगर इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से अगर ज्वाइन करें, तो क्या हम देख पा रहे हैं अब हमारे पास दो ट्रायंगल बच रहे हैं, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, और अगर हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दें, तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता लग जाएगा, राइट? तो क्या अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होगा? यस। How exactly we'll be finding the area of this triangle? See, I was talking about the area formula. Okay, we are having the formula for finding the area of the triangle. I am writing the formula. What was the formula of minus 4 minus? Okay, what was the coordinate over here? Is it 5 minus 1? This was 0,7. ओके, हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला है जो कि हमें हेल्प करेगा ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने में। नोट डाउन करो फॉर्मूला, इट इज 1/2 in modulus. I am writing, okay, because area will be positive, x1 in bracket y2 minus y1, okay, plus x2 y3 minus y2 plus just a second. ये इस फॉर्मूले को लर्न करने का एक टेक्निक है, ध्यान से देखना। ये जो फॉर्मूला है ये हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने में हेल्प करता है। अगर हमें पता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका x1 y1 कोऑर्डिनेट है, x2 y2 कोऑर्डिनेट, द सेकंड कोऑर्डिनेट एंड द थर्ड कोऑर्डिनेट इज x3 y3, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हमें एरिया फाइंड करने में हेल्प करेगा। अब इस फॉर्मूले को लर्न कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले 1/2 आउटसाइड, देन अ मॉड्यूलस बिकॉज एरिया विल बी पॉजिटिव। उसके बाद सबसे पहले हम x1 लिखते हैं, ओके, सबसे पहले हम x1 लिखते हैं और फिर ब्रैकेट में 1 के बाद क्या आएगा, 2 and 3, यस और नो? 1 के बाद 2 and 3 आता है, राइट? Yes, ओके, ma'am. तो सबसे पहले हम x1 लिख रहे हैं और ब्रैकेट में y वाले टर्म ही होंगे सिर्फ, ओके, दैट मींस y2 minus y3। उसके बाद प्लस हम x2 लिखेंगे यहाँ पे। सो 2 के बाद हम सोचेंगे 2 के बाद क्या आ रहा है, हमारे पास सिर्फ थ्री वर्टिसेस है, 1 2 3, ओके। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 1 आएगा, ऐसा कुछ सीक्वेंस चल रहा है, ठीक। तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे x2 लिखा है और फिर हम सोचेंगे 2 के बाद क्या आता है, 3, तो y3 minus y1, ठीक है। x1 x2 तो हो गया, अब x3 भी तो लेंगे, तो हमने x3 ले लिया। 3 के बाद फिर से 1 आएगा, फिर से 2 आएगा। आर यू गेटिंग इट अलियन अलीना? कि इस फॉर्मूले को याद कैसे रखते हैं, इतना पजलिंग जो फॉर्मूला है इसे याद कैसे रखते हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, चलो एक ma'am. बार खुद से लिखते हैं, चलो एक बार लिख के देखते हैं क्या हम लिख पा रहे हैं, ये क्या हम लिख पा रहे हैं। सो 1/2 इन मॉड्यूलस, सबसे पहले लेंगे x1, उसके बाद 1 के बाद आता है 2 मतलब y2 माइनस 2 के बाद आता है 3, उसके बाद हम लिखेंगे x2, तो अब ये जो 2 हमने लिख दिया, 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 माइनस y1, 3 के बाद 1, अब हमें x3 लेना ही पड़ेगा,
x1 x2 x3 हमें माइंड में रखना है, ब्रैकेट हमें खुद ब खुद पता लगेगा। 3 के बाद क्या आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, मतलब क्या हम y1 माइनस y2 लिखने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, हम y1 माइनस y2 ही लिखने वाले हैं। आर यू गेटिंग इट अली एंड अलीना? Yes, ma'am. ओके, इस फॉर्मूले को ऐसे लर्न करते हैं। ओके, जब मैं क्लास 11 में पढ़ रही थी तब मैंने भी इस फॉर्मूले को ऐसे ही लर्न किया था। x1 1 के बाद 2 आता है, देन 3 आता है, फिर x2 2 के बाद 3 आता है, देन 1 आता है। ओके, सो you also must learn it like this, otherwise you will end up getting confused. सो ये हमारे पास फॉर्मूला है ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। ये कंसेप्ट एक्चुअली क्लास 10 में पहले था। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है उसमें और एक एक्सरसाइज हुआ करता था जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ 7-8 क्वेश्चन रहते थे, जिसमें हमें सिर्फ ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता था और ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ रहता था। ओके, बट अभी वो पोर्शन हमारे सिलेबस से हटा दिया गया, बट even if it is eliminated, now maths is all about like all the concepts are connected, so here we ended up getting the same. now अगर हमें क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है और हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो हमने इसे क्या किया, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया और अब हमें ट्रायंगल का एरिया, रेडीमेड फॉर्मूला हमें पता है ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का, तो क्यों ना हम वो फॉर्मूला यूज करके पिंक वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं एंड अनदर ट्रायंगल एरिया, एंड वी विल बी एडिंग दिस टू एरिया एंड वी विल बी गेटिंग द आंसर। आ रहा है समझ में अली एंड अलीना? नाउ द Yes. क्वेश्चन इज इनमें से x1 किसे ले, x2 किसे ले, x3 किसे ले? तो लेट मी टेल यू, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले सकते हैं, किसी भी दूसरे को x2 y2 ले सकते हैं और किसी भी तीसरे को x3 y3 ले सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाओगे अली एंड अलीना? Yes, ma'am. आया ना? ओके, Yes. क्योंकि यहाँ पे जस्ट हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, कैलकुलेशन करना है, तो मैं ये क्वेश्चन आई एम लीविंग दिस फॉर यू, बट प्लीज हमारे क्लास के बाद बैठ के या तो आज या फिर कल जब भी पढ़ने बैठना, सबसे पहले यही क्वेश्चन करना सॉल्व करें और आंसर मैच करना। क्या क्या तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर दिया हुआ है तो क्या आंसर? ठीक है, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेस, इस एक्सरसाइज में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे पहले वाले लॉजिक से ही सॉल्व होगा जो तुमने क्लास 10 9 में पढ़ा है, और मे बी अभी स्लोप वाले कंसेप्ट को यूज करके भी। ओके, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल triangle with side 2 lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. Okay, तो यहाँ क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका बेस क्या है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a। एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 2 है, उसका बेस कहाँ लाई कर रहा है, लाइज अलोंग द y axis such that the midpoint of the base is at origin.
हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस कहाँ लाई कर रहा है, अलोंग वाई एक्सिस, और हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली it's written over here that this is 2a, this is 2a and this is also 2a and this is also given in the question कि ये जो wait y axis it says or x axis, I have ended up drawing x axis. Base 2a lies along the y axis, okay, y axis, okay, such that the midpoint of the base is at origin. बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। ओके, हमारे पास एक ट्रायंगल है, द फिगर विच आई हैव ड्रॉन दैट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और टुवर्ड्स द राइट भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमें अभी सिर्फ यही पता है कि ये जो बेस है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये भी हमें पता है कि ये ओरिजिन, ये जो बेस है इसका मिड पॉइंट क्या है, ओरिजिन। दैट मींस ये जो लेंथ है, इतना लेंथ है होगा ये ए होगा, और इतना लेंथ होगा ये भी ए होगा। आया ना अलियन अलीना, क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा दिखता है जिसका जिसका बेस, ये जो बेस है इसका मिड पॉइंट ओरिजिन है और टोटल लेंथ 2a है, तो मिड पॉइंट कैसे डिवाइड करेगा? अगर एक लाइन है, मैं बोल रही हूँ इसका लेंथ 2a है और यहाँ मिड पॉइंट डी है, मतलब कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है, जो राइट वाला पार्ट है, वो ए लेंथ का होगा। आया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो वैसे ही अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो मिड पॉइंट है, ये जो ये यहाँ जो बेस का मिड पॉइंट है ये ओरिजिन है, 0,0 है यहाँ पे कोऑर्डिनेट, तो क्या हुआ 0,0 है, अभी भी लेफ्ट वाला पार्ट ए होगा, राइट वाला पार्ट ए ही होगा। ओके, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तब हम माइनस प्लस साइन नहीं लिखते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो अब हम कोऑर्डिनेट तो लिख ही सकते हैं। क्या हम ये कह पा रहे हैं अलियन अलीना कि यहाँ जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,a होगा, ओरिजिन से ए ऊपर 0,a, यस और नो? एंड ओरिजिन से a नीचे on the y axis it will be 0, minus a. Are you getting it, Ali and Alina? Yes, ma'am. ओके, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 2a है। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका जो बेस है वो y एक्सिस के अलोंग है, तो अगर मैं ऐसा भी कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें ध्यान रखना है कि हम जो बेस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं वो y एक्सिस के अलोंग शो कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, ये जो बेस है इसका जो मिड पॉइंट है ये ओरिजिन पे आ रहा है, मतलब कि अगर मिड पॉइंट ओरिजिन पे आ रहा है तो हम इस ट्रायंगल एबीसी का दो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता कर पा रहे हैं। आया ना? Yes, ma'am. हमें फाइंड क्या करना है, सारे ही वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बस फाइंड करना है। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, दैट मींस जितने भी वर्टिसेस है सारे का कोऑर्डिनेट फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ ए, ऑफ कोर्स यस, इन टर्म्स ऑफ ए। यही तो हमें फाइंड करना है। क्लास 9 और क्लास 10 वाले तुम्हारा जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर तब था या नहीं था, ये इस चैप्टर में, ये इस एक्सरसाइज में अच्छे से क्लियर करना है। अगर नहीं था तो क्लियर करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ध्यान से देखो, ये सारे क्वेश्चंस पहले वाले कंसेप्ट से भी सॉल्व हो रहे हैं। ए का कोऑर्डिनेट अभी भी हम नहीं फाइंड कर पा रहे। आया ना अलियन अलीना? Yes, ma'am. ओके, बी एंड सी तो बहुत इजीली हमें मिल गया, ए हम कैसे फाइंड करें? एनी आइडिया अली? एनी आइडिया अली? हमें पता है कि जब हमारे पास एक इक्विलेटरल या आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है,
ओके, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है जो कि या तो इक्विलेटरल है या फिर आइसोसेलेस है, अगर इस ऐसे ट्राइंगल में हम एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करते हैं, एक परपेंडिकुलर अगर हमने ड्रॉप किया, ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इस एंगल और इस एंगल को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करता है और इस साइड को भी ये हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, दैट इज योर ओसी। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है और अगर हम उसमें एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं पी क्यू आर एंड हियर लेट्स से टी, ये दो पीपीक्यू ट्रायंगल एंड पीटीआर ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कन्ग्रुएंसी का मतलब पता है अलियन अलीना? Yes, डू ma'am. यू नो व्हाट इज कन्ग्रुएंसी अलीना? No, कैन यू ma'am. रिकॉल? कन्ग्रुएंसी का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम in shape also, in size also. I can show you my palm, this palm, this palm, and this palm. Both are congruent with each other. If I will place one, Congruent. yes, congruent. Ma'am, I If didn't I, hear clearly. That's why I thought something else. okay, I was telling congruency. Okay, congruent we can say. Okay, congruency I was telling. Congruent is the same. So if I will place one on the other, it will cover each other completely, and that's called congruency. Okay, for that you must have learned that 5 criteria are there: side, 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 and side. So अगर मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ congruency हम प्रूव नहीं करेंगे, मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है या फिर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो जो दो दो ट्रायंगल में ये जो हमारा कंप्लीट ट्रायंगल है ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है और ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्फ्लुएंट होते ही हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये दोनों का साइड ऑलरेडी सेम था, अभी अभी हमने 90 डिग्री ड्रॉप कर दिया और एक कॉमन साइड भी हमें दिख रहा है, आया ना? आया ना? Yes. Yes, ma'am. तो यहाँ से ये कन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। क्योंकि ये कन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं इजीली, इसलिए हमें बाय सीपीसीटी हमें हम ये देख पाते हैं कि पी क्यू आर पी, यहाँ एंगल पी एंड हियर एंगल पी बोथ ऑटोमेटिकली दोनों सेम हो जाते हैं, क्योंकि हमने देख लिया दोनों कन्ग्रुएंट है, तो एंगल पी ओवर हियर एंगल पी ओवर हियर बोथ विल बी सेम। सिमिलरली एंगल similarly qt over here, qt the length qt and the length tr both will be same. By cpct this both just come out as a same. Am I making sense to both of you? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. तो इतना सब हम प्रूव नहीं करने वाले, हम ये बोलेंगे कि हमें पता है एक थ्योरम एक्सिस्ट करता है कि अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो परपेंडिकुलर हमारे दोनों एंगल को भी बाइसेक्ट कर देता है और साइड से भी बाइसेक्ट कर देता है। कि ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम करता है, एंगल को भी परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर आल्सो एंड साइड को आल्सो बाइसेक्ट, दिस आल्सो बाइसेक्ट द साइड। ओके, so here I am telling you that angle A over here and angle A over here will be same, right? Because of course it is 90 degree. कोऑर्डिनेट एक्सिस तो आपस में 90 डिग्री होते ही है, हमें पता है, आया ना? Yes, ma'am. ओके, तो हम यहाँ पे कह पा रहे हैं कि ये जो एंगल यहाँ पे होगा, ये जो एंगल यहाँ पे होगा, ये आपस में सेम होगा और क्या, और ये जो A है ये A है, हमें दिख ही रहा है ये आपस में इक्वल है। बस हम ये आई थिंक वी कैन से दैट इन ट्रायंगल AOB और इन ट्रायंगल AOC, ध्यान से देखना अलियन अलीना, मैं ड्रॉ कर रही हूँ AOB, ओके, O A एंड here B। हमें पता है ये जो AB है ये 2A है, हमें पता है ये जो OB है ये A है, तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम से OA फाइंड कर पा रहे हैं? आया ना? Yes, ma'am. तो हमें जो कन्ग्रुएंसी एंड ऑल स्टार्ट किया डिस्कशन, मैं तो यहाँ देख पा रही हूँ कि बिना उसके ही हम प्रोसीड कर पाएंगे।
सिर्फ ये कह के कि यहाँ 90 डिग्री होगा क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस आपस में 90 डिग्री पे ही होते हैं. ओके, देयरफॉर इन ट्रायंगल AOB हमें पता है एक साइड 2A है, दूसरा साइड जस्ट A है. अगर हम कैसे भी OA फाइंड करते हैं, चलो OA फाइंड करके देखते हैं. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर और हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. इट्स द सेम थिंग. So 2A whole square is equals to OB just A square and AO हमें find करना है. Right? Alina, are you getting it? अभी मैं जो Yes, कंसेप्ट ma'am. समझा रही थी आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला, मैं ये देख पा रही हूँ कि उसके बिना ही यहाँ पे हम प्रोसीड कर सकते हैं. जस्ट ट्रायंगल AOC या AOB लेके कैसे भी हम AO फाइंड करें, उसके बाद हम A का कोऑर्डिनेट फाइंड कर पाएंगे. आया ना? हाँ मैम. ओके, सो लेट्स फाइंड इट. हमारा ये क्या हुआ, 4A स्क्वायर हुआ AO स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. हमारा AO स्क्वायर क्या आया, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. AO स्क्वायर हमारा आया 3A स्क्वायर एंड AO क्या आया, प्लस माइनस साइन विल बी देयर बट विल बी टेकिंग प्लस साइन क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं. तो √3A, यस और Ali and Alina, will it be √3A? Yes, ma'am. अगर A से लेके O तक का ये जो डिस्टेंस है √3A है, तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ A? Who will say? A का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये x एक्सिस है. This one is y axis. What will be the coordinate of A? अगर A from A to O the distance is √3A. From A to O, if the distance is √3A, then what will be the coordinate of A? Ali and Alina. हमारे पास एक कोऑर्डिनेट -√3A, 0. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव नहीं लिख रहे हैं, बट कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे नेगेटिव ही होगा. अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस √3A है तो ऑफ कोर्स ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये x -√3 और y 0 एंड वी आर डन. वी आर डन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी तक हमने क्लास 11 वाले कंसेप्ट को यूज ही नहीं किया है. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते एग्जाम में, बैठ के सॉल्व करना ये बहुत ही सिंपल है. हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस y एक्सिस के अलोंग है. ऐसा कुछ डिजाइन है जो कि 0,0 ये जो ओरिजिन है बेस का मिड पॉइंट बन जाता है. तो फिर ये जो हमारे पास ट्रायंगल है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो. अच्छा हाँ, मैंने इनिशियली बोला था कि ये हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, हम ट्रायंगल को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. राइट? राइट? क्योंकि इस क्वेश्चन में तो स्पेसिफाई नहीं किया है कि ट्रायंगल किस तरफ है, बस बेस को स्पेसिफाई कर दिया. तो हम आंसर लिखते टाइम दोनों ही आंसर को कंसिडर करेंगे कि vertex coordinate of vertex A will be coordinate of vertex plus minus √3A, 0. या तो प्लस √3A, 0 या फिर माइनस √3A, 0. Getting it, Ali and Alina? Yes, And ma'am. B Yes, and ma'am. C we are particular with that. That B and C का जो हमने फाइंड किया है 0,A and 0,- से वो ही होगा, वो चेंज नहीं होगा. ये दोनों क्वेश्चन क्लास के बाद बैठ के सॉल्व करना और नेक्स्ट क्लास में बताना मुझे कि सॉल्व हो पा रहे क्वेश्चंस या नहीं. ओके?
next is find the distance between at Q, when PQ is limited. PQ is parallel to y-axis. PQ is parallel to x-axis. हमें क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q निकालना है जब PQ किसके पैरेलल है, y एक्सिस के. ओके, PQ is parallel to y axis. चलो एक बार सोच के देखते हैं ये पैरेलल लाइन हमें कहाँ हेल्प करने वाला है. डिस्टेंस तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. बट ये पैरेलल क्यों क्या है, तो ध्यान से देखो अलियन अलीना, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ अगर x यहाँ पे 2 है, y कुछ भी हो, क्या हम ये कह पा रहे हैं कि x विल बी 2 कॉमा वॉट एवर एंड 2 कॉमा वॉट एवर, यहाँ y नेगेटिव होगा, जो भी होगा नेगेटिव होगा. मतलब लेट्स कॉल इट, लेट्स से हियर -3 एंड लेट्स से हियर 5. सो 2,5 एंड 2,-3 हमारा कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा दिखेगा, जहां पे मैं क्या स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो x वाला कोऑर्डिनेट सेम हो जा रहा है, हाँ या ना. Yes, ma'am. हाँ. राइट. और अगर एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल है तो x जो भी होगा यहाँ पे, ओके, ए बी सी डी जो भी होगा, x जो भी होगा, इन दोनों कोऑर्डिनेट में x वाला कोऑर्डिनेट जो कुछ भी हो, बट y वाला सेम होगा, हाँ या ना. यस और नो अलियन अलीना, y वाला Yes. सेम होगा. तो ध्यान रखना कि अगर एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन में जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वहां x वाला कोऑर्डिनेट सेम होगा. और अगर एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन पे जो कोऑर्डिनेट्स वहां पे y सेम होगा. ठीक, ये लॉजिक हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं और अब जाके हम आंसर फाइंड करेंगे. तो चलो आंसर फाइंड करते हैं. Find the distance between P and Q. No? So the distance will be x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. But since PQ is parallel to y-axis, x will be same, x2, x1 both will be same. Okay. For this case, we know that to write it separately, x2 is equals to x1, and therefore the answer will only be 0, 0. The first bracket will become 0 and the other will be y2 minus y1 whole square. Since the square is there, so final answer हमारा सिर्फ y2 minus y1 आ रहा है, हाँ या ना. Yes, ma'am. Okay. Similarly next one, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y वाला कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा. okay? अगर y वाला कोऑर्डिनेट सेम ही होगा मतलब y2 y1 सेम होगा. हाँ, अगर y2 y1 सेम होगा तो आंसर हमारा क्या होगा, x2 minus x1. Do it by yourself. Do it.
Done. Ali and Alina done. Doing, ma'am. Let me know once you are done. Okay. Are you done? Are you done, Ali and Alina? Yes or no? I'm waiting for you to. I'm waiting. Once you will confirm, then I'll proceed. Yes, ma'am. Alina, done. Yes, ma'am. Find a point on the x-axis. x-axis के ऊपर एक point है, which is equidistant from 7,6 and 3,4. अगर x-axis के ऊपर हमें कोई point assume करना हो, अली and अलीना, वो point कैसा दिखेगा? x coordinate कुछ भी होगा, y coordinate तो zero ही होगा. x axis के ऊपर लाई करने वाला कोई भी point हो, x जो भी हो, y will be zero. Yes or no? Yes, ma'am. Aya, Ali, are you getting it? Yes, Am ma'am. I making sense? x axis के ऊपर लाई करने वाला कोई भी point, since the point is lying on x axis, then the coordinate must be whatever be the x, y will be 0. Let a comma 0 be a point lies on x-axis. Why I have taken like this? You already know that. Now this point's distance from 7,6 is same as this point's distance from 3,4. Okay, so let me write according to question. Directly I am writing. Okay, that this point's distance from the coordinate was 7,6. Okay, this two distance. So x2 minus x1, x2 minus x1 whole square.
plus y2 minus y2 minus y1. And another point was given as a 3 comma. इस point का is like the distance between a comma 0 to 7 comma 6 is same as the distance between this 3 comma 4 and a comma 0. Okay, somewhere a comma 0 is there, 7 comma 6 is there. Okay, somewhere 7 comma 6 will not look like this. Actually it will be lying somewhere. Okay, so this distance and from 3 comma 4, from 3 comma 4, that distance will also be same. So let's find it. You can take anyone as a x1, y1, anyone as a x2. Okay, here in this formula also, अगर हम जो distance find करने का formula क्या use करते हैं, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अगर मैंने कहीं लिख दिया, कहीं ऐसे फॉर्मूले को लिख दिया x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square, तो क्या कोई फर्क पड़ता है फॉर्मूले पे? अलियन अलीना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 3 माइनस 4 करे या 4 माइनस 3 करे, बाद में तो स्क्वायर हमें करना ही है, आया ना? Yes, ma'am. Okay? हाँ तो ये जो फॉर्मूला लर्न किया है x2 minus x1, it's fine, but x1 minus x2 is also fine since square is okay. So here let's write it. Any one is x1. Suppose this one is x1 and this one is x2. So again x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 is whole square. Okay, दोनों साइड्स में स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रिमूव कर सकते हैं. और ये जो 6 माइनस 0 स्क्वायर है, ये जस्ट 6 स्क्वायर होगा. ये जो 0 माइनस 4 स्क्वायर है, ये जस्ट माइनस 4 स्क्वायर, पॉजिटिव 16 आएगा. ओके, फाइंड करो ए का वैल्यू, अलियन अलीना, क्विकली फटाफट फाइंड करो और मुझे बताओ. मैं दूसरा क्वेश्चन ले रही हूँ. यस अलियन अलीना, क्या आ रहा है ए का वैल्यू? Is it too complicated or you are doing it? You are almost there. Let me know. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आते हैं कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड फ्रॉम दैट पॉइंट इट्स सेम, सो ये सब ये क्वेश्चंस तो लाइक इट्स
quite simple, right? Right? Here only the catch is you should not take a point on the x-axis as a x1 y1 or a comma b. You should take it as a comma z. Getting it? Tell me the a value. Are you doing it, Ali and Alina? What is the a value? Ali and Alina, what is the a value? क्या आ रहा है आंसर यहाँ से? सॉल्व नहीं हो रहा है? Are you doing it? Yes or no? A square b square minus 2ab a square b square minus 2ab. कहाँ कंफ्यूजन आ रही है? अली एंड अलीना, आर यू डूइंग इट? Yes, Unmute ma'am. yourself. What you got? यहाँ से मैं देख पा रही हूँ ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन है. फटाफट बताओ ए का वैल्यू क्या आएगा? अली, Yes, ma'am. क्या आ रहा है ए का वैल्यू? क्या हम देख पा रहे हैं कि ये जो ए स्क्वायर है और ये जो ए स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो रहे हैं? हमें Yes, क्या ma'am. करना था? हमने इस वाले सोल्यूशन में एग्जैक्टली कहाँ से सोल्व किया? लेट मी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इट. Find a point on the x-axis which is equidistant from this and x-axis के ऊपर एक पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है. किसके साथ? 7,6 के साथ और 3,4 के साथ. तो हमने हमने यहाँ पे देखा कि क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो कोऑर्डिनेट a,0 ऐसा ही कुछ दिखेगा. y कोऑर्डिनेट 0 होगा. और इसके बाद डिस्टेंसेस हमने कंपेयर किए. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया. अब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं तो रूट तो रिमूव हो जाएंगे. जैसे ही हम स्क्वायर रूट है और उसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल कैंसल आउट ईच अदर. हमें क्या मिलेगा? बच के हमारे पास क्या रह जाएगा? तो वी विल बी हैविंग, ध्यान से देखो, हमारे पास ये बचेगा इस साइड एंड दिस दैट विल बी देयर ऑन द अदर साइड. अब हमें बस इस ब्रैकेट को फॉर्मूला अप्लाई करके ओपन ही तो करना है और हमें सॉल्व करना है ए के लिए. क्या ये इतना डिफिकल्ट था? कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है अली एंड अलीना?
बताओ तुमने क्या किया, एक बार बताओ कहाँ पे स्टक कर गए अली, where you got stuck, are you there Ali? Yes, ma'am. Where exactly you got stuck or you are finding it, you are almost there. Ma'am, I'm finding it. Alina, Same, ma'am. tell me. Ma'am, I'm getting 15 by 2. Ali, what are you getting? Ma'am, I'm also getting 15 by 2. Okay, so this will be the answer. Okay, let's go. Next one, find the slope of a line. Yes, one by one you have to explain me that what are you understanding from me? Because एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो कि पहले एनालाइज करना होगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या क्या रहा है. तो अगर मैं तुमसे पूछूं अली, read the question and tell me what exactly the question is trying to say. Find the slope of a line which passes through origin and the midpoint of line segment joining the points P 0, -4 and B 8, 0. Yes, what are you thinking? We have to find the slope of a line. Maybe a line is given. That slope we have to find. Passes through origin. Okay. After that, tell me Ali. Ma'am, the midpoint is joining the points 0, 4 and 8, 0. तो क्या ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमें स्लोप फाइंड करना है जो कि 0 0 से पास कर रहा है और मिड पॉइंट से पास कर रहा है. इज इट सो? Yes, ma'am. इज इट सो अलीना? Yes, ma'am. यस एग्जैक्टली. हमें एक लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो कि ओरिजिन से पास करे और पीबी के मिड पॉइंट से पास करे. मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2. मिड पॉइंट हमारा क्या आ रहा है 8/2 दैट मींस 4 -4/2 दैट मींस -2. एक लाइन का स्लोप फाइंड करो जो किससे पास कर रहा है 0, 0 से और मिड पॉइंट अभी अभी जो हमने फाइंड किया है क्या था मिड पॉइंट 4, इस लाइन का हमें स्लोप फाइंड करना है. स्लोप फाइंड करने का तो हमें फॉर्मूला पता है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 राइट. इनमें से Yes, किसी को ma'am. भी हम y x1 y1 कर सकते हैं x2 y2. सो y2 minus 2 minus y2 over x2 that is 4 minus x2. That means the slope will be -2/4. That means the slope will be -1/2. And we are done. Clear? Yes, ma'am. Okay. 5 इस एक्सरसाइज के नंबर 5 तक तो क्वेश्चंस करने ही है. ओके वो तो श्योर प्रैक्टिस करने हैं खुद से. उसके बाद भी क्वेश्चंस एक बार रीड करके देखना क्या खुद से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से. ओके, so till 5 you must
be doing. Okay, before the next class, you have to do it till 5, from 1 to 5 by yourself. And after that, please try it. Are you able to understand what exactly it says? Getting it?